हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक भारत इतिहास से, उनको आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करें। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बने रहिएगा सेशन पे। वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, ठीक है? तो हमने फ्रेंड्स पिछली वीडियो में जो है लगभग 20 प्रश्नों को देखा था। यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है? आज हम लोग जो है 21 प्रश्न से हल करेंगे और देखते हैं कि कितने प्रश्न हम लोग हल कर पाते हैं, ठीक है? और कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए की बात करेगा तो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी की बात करेगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी की बात करेगा वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, डी की बात करेगा तो लॉर्ड क्लाइव। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सन सन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग कौन थे? वारेन हेस्टिंग, ठीक है? चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल सन 1774 से 1785 ईस्वी थे। इसके शासनकाल में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एवं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है पारित किया गया था ना। तो इसके शासनकाल में सन 1773 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दोनों जो है पारित किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु में कानून पारित किया था। यानी कब पारित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को? ऑप्शन ए की बात करेगा 1819, बी की बात करेगा 1825, सी की बात करेगा 1829 और डी की बात करेगा 1832। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी सती प्रथा को खत्म करने के लिए जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है 1829 में जो है कानून पारित किया था, ठीक है? चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में एक कानून पारित किया था, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा तीसरा तेईसवां प्रश्न है, क्या लिखा है? सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो लॉर्ड कैनिंग, बी की बात करेगा तो लॉर्ड वेबर, सी की बात करेगा लॉर्ड कर्जन, डी की बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। यानी कब इन्होंने कानून पारित किया था? तो 1829 में, ठीक है? नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो अवध, बी की बात करेगा मैसूर, सी की बात करेगा पूना और डी की बात करेगा तो तंजौर। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी मैसूर जो है ये सहायक संधि स्वीकार किया था, ये दूसरा प्रांत था, ठीक है? चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली रियासत जो है हैदराबाद थी और कब किया था? तो सन 1798 से 18 ईस्वी तक। वह दूसरी मैसूर थी 1799 ईस्वी तक। इनके अतिरिक्त तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर और मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर रियासतों ने भी इस संधि को क्या किया था? स्वीकार किया था, ठीक है? नेक्स्ट 25वां हमारा प्रश्न है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए की बात करेगा लॉर्ड कैनिंग, बी की बात करेगा लॉर्ड कर्जन, सी की बात करेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी की बात करेगा लॉर्ड डलहौजी। तो सिविल सेवा के जनक की बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है? हम लोग इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारत में सिविल सेवा बोर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1786 से 93 ईस्वी में जुलाई अक्टूबर 1805 ईस्वी के कार्यक्रम में प्रारंभ की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए, है ना? कि ये प्रशासन में कार्यकुशलता के लिए
इन्होंने अधिकारियों के घूस, उपहार तथा निजी व्यापार पर भी पूर्णतः क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था ना। तो कॉर्नवालिस ने भी भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रिटिश भारत में अवध का विलयन कब हुआ था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 1853, बी की बात करेगा 1854, सी की बात करेगा 1855, डी की बात करेगा तो 1856। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, डी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का जो नवाब था कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था? तो वाजिद अली शाह। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में किया था? तो ऑप्शन ए की बात करेगा 1854, बी की बात करेगा 1856, सी की बात करेगा 1857, डी की बात करेगा 1858। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, बी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी 1856 ईस्वी में जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध को क्या कर दिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट। 28वां जो हमारा प्रश्न है क्या लिखा है। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। कब लिया? ऑप्शन ए की बात करेगा तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, बी की बात करेंगे तो हड़प नीति के माध्यम से, सी की बात करेंगे सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, डी की बात करेंगे तो युद्ध छेड़कर। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है। डलहौजी जो है उसकी मशहूर नीति क्या थी? तो राज्य हड़प नीति थी। ठीक है, हम लोग इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। भारतीय विरासतों के प्रति इसने हड़प नीति का प्रतिपादन किया। ठीक है, विभिन्न रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल करने के लिए इसने उस नीति के तहत विभिन्न आधार अपनाए। आउटरम की रिपोर्ट की फरवरी 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर अवध में कुशासन एवं अव्यवस्था का आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया। अतः डलहौजी की नीति के संदर्भ में इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी जो है। जबकि इस आधार पर इसका उत्तर जो है ऑप्शन विकल्प ए होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसका विकल्प उत्तर क्या माना था? बी माना था। ठीक है, नेक्स्ट। 29वां जो प्रश्न है क्या इसमें लिखा है। जनवरी 1898 में लॉर्ड कैनिंग चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया गया। ऑप्शन ए की बात करेगा तो अहमदाबाद, बी की बात करेगा तो इलाहाबाद, सी की बात करेगा भुवनेश्वर, डी की बात करेगा तो त्रावणकोर। तो लॉर्ड कैनिंग जो 1898 में किसको छोड़ के चले गए? तो इलाहाबाद को छोड़ के चले गए, जिसमें दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का क्या गया था, गठन किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि प्रश्नानुसार जनवरी 1898 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया गया। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए हम लोग 30वां इसका प्रश्न देख सकते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो लॉर्ड वेलेस्ली, बी की बात करेगा तो लॉर्ड कैनिंग, सी की बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेटिक, डी की बात करेगा तो लॉर्ड रिपन। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन जो है इसका राइट ऑप्शन है। इन्होंने 1881 में जो है अच्छे तरीके से जनगणना कराई थी, जिसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस। चलिए इसमें इसका हम लोग देखेंगे। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सॉरी यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत के आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों को संरक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों का क्या करना है, व्यय करना है। ठीक है, हाँ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा 31वां प्रश्न है, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई सन 1856 ईस्वी को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो हार्डिंग, बी की बात करेगा तो ऑकलैंड, सी की बात करेगा कैनिंग, डी की बात क्या करेगा तो इसका ऑप्शन क्या है,
हाँ, मेटकाप। तो इसके उत्तर की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, जिसको 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने जो है पारा था, और लॉर्ड कैनिंग थे तो ये भारत के जो है प्रथम जो है वायसराय थे। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप 26 जुलाई सन 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे बच्चा पैदा होने वाले और बच्चों को जो भी क्या माना गया था, वैध माना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 32वां जो हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है? बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, ब्रिटिश वायसराय उस समय किसको इसके द्वारा पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए की बात करेगा तो मिंटो, बी की बात करेगा तो कर्जन, सी की बात करेगा चेम्सफोर्ड, डी की बात करेगा तो इरविन। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कर्जन जो उस समय वायसराय थे, इन्हीं के शासनकाल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलो हम लोग इसका देख सकते हैं, इसका डिस्कस क्या लिखा है। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया था। यह एक प्रचंड प्रहार था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण इसके पड़े प्रांत होने से प्रशासन में आने वाली असुविधा को बताया था। 20 जुलाई सन 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह योजना प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो समूचे बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम का गीत गाया, एक दूसरे को राखियाँ बांधिया। ये बंगाल मतलब कि विभाजन के फलस्वरूप। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका 33वां प्रश्न, क्या लिखा है? वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए की बात करेगा तो लॉर्ड कर्जन, बी की बात करेगा तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, सी की बात करेगा लॉर्ड मिंटो, डी की बात करेगा लॉर्ड हार्डिंग। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये जो इसका राइट ऑप्शन है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था ऊपर की 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। क्या था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आगे 34वां हमारा जो प्रश्न है, इसमें लिखा है कि में ब्रिटिश शासन सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्लो मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा 1903, बी की बात करेगा 1909, सी की बात करेगा 1912, डी की बात करेगा 1939। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1939 में जो मार्लो मिंटो आया था, ये जो है ये मतलब कि सुधार करने के लिए आया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस, क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि लॉर्ड कर्जन के स्थान पर वर्ष 1905 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, तथा जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित असंवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, समानतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका 35वां प्रश्न है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष से अधिनियम किया गया? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 1909, बी की बात करेगा 1920, सी की बात करेगा 1895, डी की बात करेगा 1897। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1909 ईस्वी में जो है जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार था। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट 36वां जो हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए की बात करेगा तो लॉर्ड कर्जन, बी की बात करेगा तो विलियम बेंटिक, सी की बात करेगा लॉर्ड डलहौजी, डी की बात करेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की जो शुरुआत की थी किसके शासनकाल में? तो उस समय इसका जो शासनकाल था, जिसका नाम जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है अस्थायी उपनिवेश की जो है यानी अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। ठीक है, देख सकते हैं इसका डिस्कस। अस्थायी उपनिवेश या अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को क्या किया था? प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे 37वां जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए की बात करेगा जमींदारी, बी की बात करेगा तो महालवाड़ी, सी की बात करेगा दस्तक, डी की बात करेगा तो रैयतवाड़ी।
इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान जो भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी उसका नाम क्या है, दस्तक। बाकी अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी ये जो है भूमि राजस्व प्रणाली से क्या है, संबंधित है, लेकिन दस्तक जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व की मुख्यतः 3 प्रणालियाँ प्रचलित थी। अस्थाई भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा जिसको कहते हैं, दूसरे की रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा जो है मालवाड़ी व्यवस्था थी। दस्तक भू राजस्व की प्रणाली न होकर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी एक परिपत्र था, जो कंपनी के अभिकर्ता को दिया गया था ताकि वे प्रांत के अंदर बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो 38वां प्रश्न है, क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था, यानी कहाँ शुरू किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो बंगाल और बिहार, बी की बात करेगा तो उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, सी की बात करेगा गुजरात और डी की बात करेगा तो राजस्थान। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो है कहाँ किया गया था, तो ये बंगाल और बिहार में जो है इसको शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो है सर्वप्रथम बंगाल और बिहार में की गई थी। इससे बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अस्थाई बंदोबस्त को ही कॉर्नवालिस कोड के रूप में जाना जाता था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी के बीच की भूमि राजस्व को लेकर किया गया था। यह क्या था, एक समझौता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा 39वां प्रश्न है, क्या लिखा है, मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की थी। ऑप्शन ए की बात करेगा तो बिहार, बी की बात करेगा उत्तर प्रदेश, सी की बात करेगा महाराष्ट्र, डी की बात करेगा तो मद्रास। तो मालवाड़ी प्रणाली जो है कहाँ लागू किया था, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। कहाँ पे लागू किया था, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें क्या लिखा है, मालवाड़ी प्रणाली संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, जिसको आधुनिक मध्य प्रांत एवं बरार तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 35% हिस्सा शामिल था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या माला के साथ क्या क्या था, स्थापित की जानी थी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति तथा का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था। ऑप्शन ए की बात करेगा झांसी, बी की बात करेगा सतारा, सी की बात करेगा करौली, डी की बात करेगा तो संबलपुर। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी सतारा में जो है सबसे पहले विलय नीति का जो है प्रथम शिकार हुआ था। सतारा सतारा कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी ने व्यक्तिगत सिद्धांत या विलय नीति का प्रारंभ किया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने निम्नलिखित रियासतों का क्रमशः अंग्रेजी साम्राज्य में विलय सितारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि ये जो है इस प्रकार डलहौजी की विलय नीति के प्रथम जो है क्या था, तो इसका नाम जो है सितारा था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो लॉर्ड हेस्टिंग, बी की बात करेगा तो लॉर्ड मिंटो, सी की बात करेगा तो लॉर्ड डलहौजी, डी की बात करेगा तो लॉर्ड वेलेस्ली। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी लॉर्ड डलहौजी ने जो है सबसे पहले क्या किया था, तो राज्य हड़प नीति के मतलब ये समर्थक था। ठीक है, नेक्स्ट 42वां जो हमारा प्रश्न है, 1851 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य का वर्णन एक चेरी दो जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। ऑप्शन ए की बात करेगा सतारा, बी की बात करेगा कन्नौज, सी की बात करेगा अवध और डी की बात करेगा तो झांसी। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 1851 ईस्वी में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया। फरवरी 1856 ईस्वी में अवध रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कुशासन के आधार पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 43वां हमारा जो प्रश्न है, क्या लिखा है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए की बात करेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, बी की बात करेगा तो लॉर्ड इरविन, सी की बात करेगा वारेन हेस्टिंग्स, डी की बात करेगा तो लॉर्ड मेयो। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत के जो है गवर्नर जनरल थे राजगोपालचारी से पहले। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है।
मार्च 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए शपथ ग्रहण किया। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की ब्रिटिश विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। इनको सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 44वां जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए की बात करेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी की बात करेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, सी की बात करेगा तो नरसिम्हाचारी, डी की बात करेगा तो रामास्वामी विसिया। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी हमने इसके बारे में बताया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय गवर्नर जनरल थे, उनका नाम जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। ठीक है, आगे 45वां जो हमारा प्रश्न है, इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खां, बी की बात करेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी की बात करेगा मौलाना आज़ाद, डी की बात करेगा तो सी राजगोपालाचारी। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। ठीक है, 46वां जो हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए की बात करेगा लॉर्ड कर्जन, बी की बात करेगा तो लॉर्ड वेविल, सी की बात करेगा तो क्लीमेंट एटली, डी की बात करेगा तो सिरिल रेडक्लिफ। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया उस समय लॉर्ड माउंटेन द्वारा घोषित किया गया जो व्यक्ति था उसका नाम सिरिल रेडक्लिफ था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या था, सीमा आयोग का क्या था, अध्यक्ष था। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य जो है रेडक्लिफ रेखा का जो है संबंध है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों को लेकर चलते रहेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।